हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, जो है आपका बिहार दरोगा का प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी एग्ज़ाम हुआ है उसको हम लोग फुल डिस्कशन करने वाले हैं। और यह जो है बुक है वो है आपका रोशन आनंद सर का जो न्यू अपडेट बुक आया था वॉल्यूम 2, उसमें लेटेस्ट एग्ज़ाम भी दिया गया है क्वेश्चन पेपर, और फुल डिस्कशन के साथ जो है वो कराया गया है। तो हम लोग जो है ये 1275 का जो एग्ज़ाम डेट दे दिया गया है बिहार दरोगा का, उसको लेकर के हम लोग यह स्टार्ट कर रहे हैं। तो कृपया जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। ये एग्ज़ाम जो है 17 दिसंबर को ले लिया जाएगा। 1275 इसका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो लास्ट हम लोग के पास जो है वो 15 दिन जो है वो टाइम बचा है, और 15 दिन में जो है ये बुक को पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। डे बाय डे आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आते हैं हम लोग, पहला जो सेट है वो है आपका, पहला जो सेट है वो है आपका 16/7/2023 का जो एग्जाम लिया गया था, ठीक है। उसको हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है ये जो आपका बिहार मध्य से जो दरोगा का एग्जाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन है। लेटेस्ट अपडेट देख सकते हैं 16/7/2023 का, ठीक है, एग्जाम लिया गया था। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, और टोटल क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन कराया जाएगा फुल डिस्कशन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है कि क्यू की राजधानी जो है, क्यू राजधानी है किसका, तो क्यू जो राजधानी है वह किसका है, यूक्रेन का राजधानी है क्यू, सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर से इसका नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस दौरान जगदीशपुर से इसका नेतृत्व जो था वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था आपका कुंवर सिंह के द्वारा जो था वो किया गया था। हम लोग एनालिसिस भी देखते चलेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जो आरा के पास जगदीशपुर के एक तालाब, ठीक है, एक तबाह और असंतुष्ट जमींदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्यों, ठीक है। तो यह दिखाई देता है बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यही दिया गया डिस्कशन में भी कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों की प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है, इसलिए, ठीक है। और है बैगनी और नीला रंग के लिए प्रकाश की प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है और लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है, तो यह जाति का उदाहरण है आपका सुमेध जाति का उदाहरण है ये सब, ठीक है। हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा जो है वो सुमेध जाति का उदाहरण है, ठीक है। हम लोग डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन दिया गया कि IUCN इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा आंकड़ा के अनुसार हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा सुमेध जाति का उदाहरण है, ठीक है। और जिस प्रजाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो और यदि प्रजाति की संख्या 10 वर्ष में 50% अधिक की कमी दर्ज की गई हो तो उसे सुमेध प्रजाति के अंतर्गत आती है। प्रजातियों की जनसंख्या 10,000 से कम होकर के 10 वर्षों के दौरान 10% की कमी आ रही है, तब उसको क्या कहते हैं, तब उसे केवल 1000 उनमें से कम परिपक्व सदस्यों में से शेष रह गए हैं, उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी झील कौन सा है, तो भारत की सबसे बड़ी जो है, बड़ी पूछ रहा है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी झील जो है यानी कि खारा पानी वाला झील कौन सा है, तो वह है आपका चिल्का झील है। कौन है, चिल्का झील। डिस्कशन देखते हैं हम लोग। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की जो झील है वो कौन सा है, चिल्का झील है, ठीक है। यह उत्तर सरकार तट, ठीक है, जो उड़ीसा के तट के बगल में है, ठीक है, उड़ीसा में है ये, ठीक है, चिल्का लेक, और यह अवस्थित है। भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। यह रामसर आर्द्र भूमि में भी अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है। रामसर जो है, रामसर साइट में भी शामिल किया गया है चिल्का लेक को, यह भी ध्यान रखिएगा। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील है और यह सर्वाधिक लवणता पाया जाता है सांबर झील में, जो कहाँ है, राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि सोलर सेल बने होते हैं किससे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि सोलर सेल जो था वो किससे बना होते हैं, तो वो बने होते हैं अर्धचालक से। किससे बने होते हैं, अर्धचालक से बने होते हैं, ठीक है। डिस्कशन है कि सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल में मूल रूप से ACPN संधि होती है जो सौर विकिरण आपतित होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती हैं और इनको बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक व अचालक पदार्थों के बीच होता है उसे हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। जैसा क्या होगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, तो क्या अर्धचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द्वितीय विश्व युद्ध के धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश जो था वो शामिल था। ठीक है, विश्व युद्ध से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। ठीक है, और पूछा गया क्वेश्चन कि धुरी राष्ट्र में निम्न में से कौन देश शामिल नहीं था, तो वो कौन शामिल नहीं था, तो ब्रिटेन जो था वो शामिल नहीं था धुरी राष्ट्र में। देखते हैं हम लोग कौन कौन शामिल था, डिस्कशन देख लेते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन जो था वो धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के सहयोग से यूरोपियन देशों का जो गुट बना वह मित्र राष्ट्र कहलाया था। ठीक है, अब कौन कौन था, तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, ये थे मित्र राष्ट्र में। और धुरी राष्ट्र में शामिल देश थे जर्मनी, जापान और इटली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर कॉपी आपके पास में है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है। तो भारतीय मानक समय के रूप में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। डिस्कशन हम लोग देखते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक याम्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के कुछ स्रोत इलाहाबाद के नैनी के भी बताया गया है से होकर के गुजरता है। और भारत मानक समय रेखा कुल 5 राज्यों से गुजरता है। ये भी ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यह जो भारतीय मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरता है, तो 5 राज्यों से। पहला ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा है कि कौन कौन राज्य से, तो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि वधुआगम शब्द का कौन से संधि विच्छेद सही है, ये बताना है। तो कौन सा है सही होगा, वधु प्लस आगम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे कुछ संधि से भी क्वेश्चन दे दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि वधु प्लस आगम सही है। दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे हम संधि कहते हैं। संधि के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि प्रश्नानुसार ठीक है, वधावागम शब्द सही संधि विच्छेद वधु प्लस आगम होगा। वधागम यानी संधि का उदाहरण है। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम आंसर इसका है, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 1968 में लगाया गया था। ठीक है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था और जो 26 फरवरी 1969 तक रहा था। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। ठीक है, उस समय कौन थे, तो भोला पासवान शास्त्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, उस समय बिहार में अब तक कुल जो है 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। और अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 को 7 मार्च 2005 से लेकर के 24 नवंबर 2005 तक चला है। यानी कि पहली बार 1968 में और अंतिम बार 2005 में। ये डेट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के विकास संबंधी जो है वो क्या है, तो वह है आपका आदिवासी समूह से संबंधित है पीवीटीजी। देखते हैं क्या है ये, डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन आदिवासी समूह के आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित है। और पीवीटीजी का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप होता है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने पीवीटीजी के विकास की योजना लागू की है, जिसमें उनके व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को शामिल किया गया है। योजना के प्रावधानों के अनुसार राज्यों को 100% सहायता अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि 1973 में ढेबर आयोग ने आदिम जनजाति समूह को पीटीजी को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया, जो जनजातीय समूह को कम विकसित वाले हैं। ठीक है, कब बनाया था, 1973 में। कौन सा आयोग, तो ढेबर आयोग के द्वारा बनाया गया था। और 2006 में भारत सरकार ने पीवीटीजी का नाम बदल करके पीटीजी के नाम बदल करके पीवीटीजी कर दिया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान पर विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। तो आपका भारत का अंतरिक्ष एजेंसी कौन सा है, वो है इसरो। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुआ था 1969 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। और यह नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत और बनाने के लिए इसरो के उन्नति और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान या विकास पर क्या करेगा, ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल में मैदान को क्या कहते हैं, तो बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन है, बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। ठीक है, और इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने
1991 में किया था, ठीक है, जो कहाँ के थे, अमेरिका में किया था। और फीबा जो था उस समय स्थापना हुआ था, ठीक है, इससे रिलेटेड है, ठीक है, संगठन है, 1932 में इसका स्थापना होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा का जो है वो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और 2 जो है वो लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, और यह अनुच्छेद 80 के 3 के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से अनुच्छेद के तहत, 80 के 3 के तहत मनोनीत किया जाता है। ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा संबंधी विशेष ज्ञान का अनुभव होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था। तो अमरम शब्द का जो अर्थ था वो था आपका सैनिकों को अनुदान, क्या था, सैनिकों को अनुदान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं हम लोग डिस्कशन कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ सैनिक को दिया जाने वाला अनुदान है। यह भूमि का सबसे बड़ा भूखंड था जो नायकों को प्रदान किया जाता था, किंतु भूमि पर नायकों का स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि इससे होने वाले आय पर उनका विशेष अधिकार होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति जो था वो किसकी सलाह पर, ठीक है, राष्ट्रपति की सलाह पर लोकसभा भंग कर सकता है कौन, तो प्रधानमंत्री, ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे, ठीक है, लोकसभा जो है वो भंग कर सकता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को निश्चित रूप से अवधि के लिए निश्चित अवधि से पहले ही भंग किया जा सकता है, कौन सा अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत, ये भी ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 85 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सा है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार का सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन है, तो वो है आपका अनायमुड्डी है, कौन है, अनायमुड्डी है, ठीक है। अन्नामलाई पर्वत की चोटी जो है सबसे ऊंची चोटी अनायमुड्डी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुड्डी, जिसका ऊंचाई है 2695 मीटर। और ये प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये भी ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुड्डी, जो कौन से पर्वत पे है, तो अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है किसका, तो ठीक है, ओयस्टर का संवर्धन किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। मोती प्राप्त करने के लिए ओयस्टर्स का संवर्धन किया जाता है। ओयस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं सौराष्ट्र का समुद्री किनारा महत्वपूर्ण है, इससे मोती प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य नेत्र में पुतली के ठीक है, पुतली का आकार नियंत्रण कौन करता है, तो मनुष्य का जो नेत्र होता है उसमें पुतली का जो आकार नियंत्रण करने का काम करता है परितारिका के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। डिस्कशन देखते हैं, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण परितारिका के द्वारा किया जाता है, जिसको हम आइरिस कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में कहते हैं परितारिका, ठीक है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न केंद्रीय प्रवृत्ति को कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है, तो सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है कौन सा मान, तो गुणोत्तर मान जो है सभी प्रयत्नों पर आधारित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है कि अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम कौन सा है, तो अधिक अपवर्तनांक वाला जो माध्यम है वो दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। डिस्कशन देखते हैं हम लोग, डिस्कशन है कि दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशित सघन है, दूसरा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशित विरल माध्यम है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम में अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि विरल माध्यम में प्रकाश का जो चाल होता है वो सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। अतः विरल माध्यम में सघन माध्यम से गमन करने वाले प्रकाश की विकिरण क्या हो जाती है, धीमा हो जाती है तथा अविलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, अविलंब की ओर झुक जाती है। जबकि सघन से विरल में माध्यम से जाएगा तो क्या होगा, अविलंब से थोड़ा सा अविलंब से दूर हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतलुज तथा काली नदी के मध्य कौन सा हिमालय के नाम से जाना जाता है, तो सतलुज तथा काली नदी के मध्य जो हिमालय है वो है आपका कुमाऊं हिमालय है, कौन सा हिमालय है, कुमाऊं हिमालय है, ठीक है। डिस्कशन देखते हैं हम लोग, डिस्कशन दिया गया है कि सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नदी घाटियों के आधार पर सर सिडनी बुडार्ड द्वारा हिमालय पर्वतीय प्रदेशों को निम्न 4 प्रदेशों में विभाजित किया गया है, किसके द्वारा, तो सर सिडनी बुडार्ड के द्वारा जो है ये बांटा गया है 4 श्रेणी में। कौन कौन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यह लगभग एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा था, 4 श्रेणी कौन कौन है, तो पंजाब हिमालय,
कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो पंजाब हिमालय जो है वो किस कहाँ से कहाँ विस्तार है, तो सिंधु और सतलज नदी के मध्य में। कौन सा, तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के मध्य है, जिसका लंबाई है 560 किलोमीटर, ये भी ध्यान रखिएगा। कुमाऊं हिमालय पूछ लिया गया था हमसे, इसका लंबाई है 320 किलोमीटर और यह जो है सतलज और काली नदियों के मध्य है। तीसरा है आपका नेपाल हिमालय, सबसे ज़्यादा लंबा है नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, ये भी ध्यान रखिएगा। और सबसे छोटा है कुमाऊं हिमालय लंबाई। ठीक है, तो नेपाल हिमालय के जो है कौन से नदी के बीच है, तो काली और तीस्ता नदी के मध्य है। ठीक है, काली और तीस्ता नदी के मध्य है। उसके बाद है असम हिमालय, असम हिमालय 720 किलोमीटर है। ठीक है, इसका लंबाई, और ये तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा अवरोधक अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, तो हटाना कहलाता है उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, उदारीकरण। डिस्कशन देखते हैं कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण विभिन्न प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति है। अर्थात अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार के नियामकों तथा नियंत्रण के संबंध में उदार होना, यह मुख्यतः उद्योग तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं के पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने के कम करने के लिए निलंबित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा था। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा था, तो लिखा गया था किसके द्वारा, राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 1809 ईस्वी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट या तुहफत उल मुहाविदीन नामक पुस्तक का जो लिखे थे वो राजा राम मोहन राय द्वारा लिखा गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। उसका जो है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट का अन्य नाम है तुहफत उल मुहाविदीन। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो है वो आपका के विनोद चंद्रन है। कौन है, के विनोद चंद्रन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पटना उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के विनोद चंद्रन है। नियुक्ति किया गया था उनको 29 मार्च 2023 को उन्होंने शपथ लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था वो क्या था, तो बिपरजॉय जो था ये क्या था, चक्रवात था। ये सभी को पता होगा, बिपरजॉय एक चक्रवात था। हाल ही में खबरों में रहा बिपरजॉय एक चक्रवात है और यह अरब सागर तथा गुजरात के समुद्री तटों से टकराया था और इसका नामकरण जो था वो बांग्लादेश किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिपरजॉय कहाँ आया था और नामकरण, ये दो इंपॉर्टेंट है। तो ये आया था कहाँ, कौन सा क्षेत्र में, तो गुजरात के तट पे। ठीक है, और ये इसका नामकरण बांग्लादेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युतीय परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो कहलगांव जो है वो ताप विद्युत परियोजना ये महाराष्ट्र में नहीं है, बाकी सभी है। चंद्रपुर है, ट्रॉम्बे है, तिरोड है, ये सभी महाराष्ट्र में है। डिस्कशन देखते हैं हम लोग। डिस्कशन दिया गया कि कहलगांव ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो ये कहाँ स्थित है, तो भागलपुर बिहार में स्थित है। यह परियोजना एनटीपीसी के अधीन कोयला आधारित संयंत्र है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कहलगांव कहाँ है, तो बिहार के भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के उसके भार का कितना होता है, तो पृथ्वी पर उसके भार का होता है 1/6 होता है, सभी को पता होगा। ठीक है, 1/6 होता है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के उसके भार का 1/6 होता है। तो वस्तु का चंद्रमा पर भार 1, तो पृथ्वी का कितना होता है, 6 होगा, यानी कि 1/6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है। ठीक है, तो पानी का क्वथनांक सेल्सियस में, क्वथनांक किसको कहते हैं, जिस पॉइंट पे पानी उबलना चालू होता है उसको हम क्वथनांक बिंदु कहते हैं। तो पानी का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समिष्ट गुण है, द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वह आवास में बदलने जाते हैं। जल के लिए तापमान जो है वो 373 केल्विन। ठीक है, 373 केल्विन में अगर बोलते हैं तो 373 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट में जब वृद्धि होगा तो तरलता क्या होगी, घटेगी। क्यों घटेगी, देखते हैं हम लोग क्यों घटेगी। तो रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से तरलता घटती है। क्यों, रिवर्स रेपो दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए अल्पकालीन ऋण पर प्रदान करता है। रिवर्स रेपो दर का प्रयोग आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालीन ऋण लेकर अर्थव्यवस्था से तरलता को निकालने का कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और उससे क्या होता है, तो उससे होता है रिवर्स रेपो दर में वृद्धि का प्रभाव क्या होता है, तो वाणिज्यिक बैंकों के पास पूंजी की कमी होगी, बाजार में तरलता की कमी होगी और परिणाम स्वरूप ब्याज में दरों में वृद्धि होगा। अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी होगी। ठीक है, और क्या होगा कि उपभोग, व्यय, निवेश व अन्य गिरावट में, ठीक है, व्यय में गिरावट अर्थात समग्र मांग की कमी होगा।
मुद्रास्फीति में नियंत्रण होगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। रिवर्स रेपो रेट में ये होता है कि बैंक जो होता है वो आरबीआई, बैंक से आरबीआई जो है वो क्या करता है, आरबीआई बैंकों से कर्ज लेता है, ठीक है, ऋण लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गागर में सागर भावर, ठीक है, भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ जो होता है वो होता है थोड़े शब्दों से अधिक कहना। क्या करना, थोड़े शब्दों से अधिक कहना। गागर में सागर भरने का मुहावरे का अर्थ होता है थोड़े शब्दों से अधिक कहना होगा, ठीक है। अन्य विकल्प असंगत है, ठीक है, अन्य विकल्प क्या है, सही नहीं है। देखते हैं हम लोग डिस्कशन। ऐसे वाक्यों में अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, मुहावरा कहलाते हैं। मुहावरा क्या है, हथेली पर सरसों उगाना मतलब असंभव कार्य को करना। छाती दूनी होना मतलब उत्साहित होना। अक्ल से घोड़ा दौड़ाना मतलब सिर्फ कल्पना करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। तो धुआंधार प्रपात का जो संबंध है वो है आपका नर्मदा नदी से है। किस पे, नर्मदा नदी से है। डिस्कशन देखते हैं हम लोग कि धुआंधार प्रपात का संबंध नर्मदा नदी से है। किससे है, ठीक, नर्मदा से। जलप्रपात क्या होता क्या है, तो जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल के ऊपरी भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। भारत के अधिकांश जलप्रपात पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं क्योंकि यहीं भू आकृति अत्यधिक ऊंची होती है, ठीक है, इसी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया कि धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है जो मध्य प्रदेश के राज्य के जबलपुर जिले में है, ये भी ध्यान रखिएगा। दुग्धधारा और कपिल धारा ये भी जलप्रपात नर्मदा नदी पे है। कौन कौन सा, तो दुग्धधारा और कपिल धारा ये भी, और एक था धुआंधार। ये तीनों जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो मैथ दे दिया गया है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। वो है कि गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है। तो गुरु दक्षिणा शब्द में जो समास है तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमेटोग्राफ विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सिमेटोग्राफ विधेयक का जो 2023 का जो मुख्य उद्देश्य था वो था आपका पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। डिस्कशन कुछ दिया गया है कि सिमेटोग्राफ विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य था पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना और आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। इस विधेयक की घोषणा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। तो कांच पर लिखने के लिए किया जाता है किसका उपयोग, तो एचएफ, पढ़े होंगे एचएफ, हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो उपयोग किया जाता है किसके लिए, तो कांच पर लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कांच पर नक्काशी करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। इसका अन्य नाम है ठीक है, फ्लोरोहाइड्रिक, हाइड्रोफ्लोरिक तथा हाइड्रोनियम फ्लोराइड। यह जल में हाइड्रोजन का विलयन है, ठीक है, यह जल में हाइड्रोजन का क्या है, तो विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह के कपड़े पहनने का निर्णय लिया था, ठीक है। तो 9 जनवरी 1915 में जब साउथ अफ्रीका से गांधी जी लौटे थे भारत तो वो जो है काठियावाड़ के साथ जो है वो कपड़े पहनने के लिए निर्णय लिए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने काठियावाड़ किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिए थे, ठीक है। और 1921 में, ये ध्यान रखिएगा, 1921 में उन्होंने वह छोटी धोती जो है उदाहरण करे जिसे वो आजीवन पहनते थे, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये एनसीईआरटी में दिया भी गया है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए पेज नंबर, ठीक है, कक्षा 9 में पेज नंबर 174 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में सामंत उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो क्या कहलाता था। तो वो क्या कहलाता था, वो कहलाता था फीप कहलाता था। क्या कहलाता था, फीप कहलाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। डिस्कशन देखते हैं। डिस्कशन है कि मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो फीप कहलाता था, ठीक है, हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मिश्रण सही नहीं है, ठीक है, मिश्रण नहीं है ये बताना है। तो आश्रित जल जो है वो मिश्रण नहीं है, ठीक है, बाकी सभी मिश्रण है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, डिस्कशन है कि आश्रित जल मिश्रण नहीं है, शेष सभी मिश्रण है। आश्रित जल एक यौगिक है, क्या है, तो आश्रित जल क्या है, तो यौगिक है। यौगिक वह पदार्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है, जिसे हम जैसे जल, मीथेन, चीनी, नमक आदि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है। तो एक देश, ठीक है, देश भर में जितने भी सामान जो उत्पादित होते हैं वस्तुएं, ठीक है, सेवाएं, तो कुल मूल्य को कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। डिस्कशन देखते हैं हम लोग, किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष के उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को अंतिम मौद्रिक मूल्य का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कहलाता है, ठीक है, जीडीपी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण था वो था आपका ऑस्ट्रिया राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या था। क्या था? ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या था तत्कालीन कारण। देखते हैं हम लोग डिस्कशन में कि प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण था 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या के कारण था। इस घटना को सेराटोवा हत्याकांड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेराटोवा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया का षड्यंत्र मानते हुए उसके खिलाफ युद्ध का घोषणा कर दिया था। उसी टाइम से क्या हुआ था? तो जो है प्रथम विश्व युद्ध जो है स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तत्कालीन कारण वही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो नवनिर्वाचित लोकसभा में जो तत्कालीन अध्यक्ष चुना जाता है जिसको हम कहते हैं प्रोटेम स्पीकर, वो कौन होते हैं? तो होते हैं आपका लोकसभा के जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं, सबसे बुजुर्ग सदस्य जिसको कह सकते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को चुना जाता है। ठीक है, डिस्कशन देखते हैं हम लोग। डिस्कशन दिया गया है कि नवनिर्वाचित लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष जो प्रोटेम स्पीकर जिसको कहते हैं के रूप में लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है, और ये प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये कुछ टाइम के लिए, जब तक जो है वो जितने मंत्री जो है वो शपथ ले लेते हैं उसके टाइम उनको वो जो है वो पद से हटा दिया जाता है, फिर एक नया चुनाव कर लिया जाता है संसद के द्वारा। ठीक है, जो सदस्य होते हैं लोकसभा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो है आपका कौन सा देश नहीं है? तो है आपका बांग्लादेश जो है वो G20 का सदस्य देश नहीं है। डिस्कशन देखते हैं हम लोग। बांग्लादेश G20 का सदस्य देश नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। G20 का गठन जो हुआ था 1999 में किया गया था। एशियन वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में किया गया था। ठीक है, और है कि G20 में 19 देश हैं। ठीक है, कितने देश हैं? तो 19 देश हैं, और दो जो है अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन संघ मिलकर के 21 जो है वो हो जाते हैं। ठीक है, G20 के सदस्य है कौन कौन? तो अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य। ठीक है, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की। ठीक है, तुर्की का नाम चेंज करके तुर्किया कर दिया गया है। यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम यूके जिसको कहते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपियन संघ तथा अफ्रीकी संघ। ठीक है, 2023 तक ये डाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? तो उभयलिंगी जो पुष्प होते हैं वो कौन होता है? गुड़हल और सरसों। कौन होता है? गुड़हल और सरसों। ठीक है, तो उभयलिंगी पुष्प होते कौन है? देख लेते हैं। गुड़हल तथा सरसों पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं। जब पुष्प के पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो हम उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हल और सरसों। जब पुष्प के पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी कहलाता है, जैसे पपीता या तरबूज। ठीक है, पपीता और तरबूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल भारत का प्रतिनिधित्व किए थे किसमें? तो वह टेनिस में प्रतिनिधित्व किए थे। किसमें? तो टेनिस में प्रतिनिधित्व किए थे। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश को यूरोप के नेतृत्व प्रदान किया गया था? ठीक है, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को प्रतिनिधित्व प्रदान किया था? तो क्या था आपका? पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। डिस्कशन देखते हैं हम लोग कि भौगोलिक अनुसंधान में पुर्तगाल ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया। यूरोप ने 15वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाद में वाणिज्यिक गतिविधियों के युग में प्रवेश किया। यह पुर्तगाली और स्पेनवासी थे जिन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी के शुरुआती में नए समुद्री मार्ग की खोज की बीड़ा जो है उठाया था। यात्राओं को प्रोत्साहित किया और प्रारंभिक जो है औपनिवेशिक क्या किया? प्रारंभिक औपनिवेशिक समाजों का गठन किया। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर, ठीक है, हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में इसकी जो है शुरुआत की गई थी। और इस समय बार्थोलोमेओ डियाज, ठीक है, इस समय कौन था? बार्थोलोमेओ डियाज ने 1488 में केप ऑफ गुड होप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कशन जितने भी कराया जा रहा है वो जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है तो उसको आप पेन और कॉपी लेकर के ही वीडियो देखें और उसको नोट डाउन करते चले। ठीक है, ये जो है बार्थोलोमेओ डियाज जो है पुर्तगाली यात्री था, एक व्यापारी। तो सबसे पहले जो है 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज किया था, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अंतिम बिंदु है, ठीक है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, उसके बाद जो है वो उसके उपरांत कोलंबस जो था 1412 में अमेरिका की खोज किया था। और उसके बाद वास्को डी गामा जो था पुर्तगाल के ही था, ठीक है, कोलंबस स्पेन के था और ये वास्को डी गामा जो था पुर्तगाल के था, जो 1498 में भारत का समुद्री मार्ग की खोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों के कुल संख्या के कितने से अधिक नहीं होता है? तो होता है आपका 1/3 से अधिक नहीं होता है। ठीक है, डिस्कशन देखते हैं हम लोग।
डिस्कशन दिया गया है कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगा, और विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होता है विधानसभा की 1/3, और न्यूनतम जो होना चाहिए, अधिकतम होता है 1/3 और न्यूनतम होता है 40, यानी कि न्यूनतम कितना होता है 40। ठीक है, न्यूनतम 40 जो है वो होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जी का मान कितना होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, जी का जो मान होता है वो होता है आपका 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। डिस्कशन देखते हैं हम लोग कि जी का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। ठीक है, इसलिए माइनस में नीचे से ऊपर गया है। तो एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसे जी से प्रदर्शित किया जाता है। जी का मान सभी स्थानों पर एक समान होता है और यह क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, जी यह क्या है, अदिश राशि है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या होता है। तो डेमोस शब्द का जो तात्पर्य होता है वो होता है क्या, तो वो होता है आपका जनता होता है। क्या होता है, जनता। डेमोस शब्द का तात्पर्य जनता होता है। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। डेमोक्रेसी दो यूरोपियन शब्दों से बना है, डेमोस, ठीक है, और क्रेटिया, जिनका अर्थ क्या होता है, तो जनता और क्या होता है, जनता और शासन होता है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में प्रमुख, ठीक है, अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो ये पूरे कर लिए हैं कितने वर्ष, 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ठीक है, डिस्कशन देखते हैं हम लोग। डिस्कशन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए उनकी उपज के लिए एक बीमा सेवा है। यह योजना 2023 में 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। ठीक है, तो बक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो है आपका पश्चिम बंगाल राज्य में है। ठीक है, बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है किससे, तो वह संबंधित है आपका धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, अनुच्छेद 25, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। डिस्कशन देखते हैं हम लोग कि संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है, और मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो मूल अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नाबी मरुस्थल स्थित है कहाँ पे, तो नाबी मरुस्थल जो स्थित है वो स्थित है आपका अफ्रीका में स्थित है। नाबी मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था। तो हिंद स्वराज जो लिखा गया था वो लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी कब, 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना किया था। कब, 1909 में किया था। यह मूल रूप से गुजराती भाषा में रचा गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि किस भाषा में लिखा गया है, तो गुजराती भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त जो है वो कौन है, पीके श्रीवास्तव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। वर्तमान में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त पीके श्रीवास्तव है। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रमुख संस्था है। कैसा है, तो प्रमुख एक संस्था है, और संस्थानक समिति की सिफारिश पर 1964 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव में अंतर्गत ये इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गण आपूर्ति कितनी होनी चाहिए, तो गण पूर्ति होना चाहिए 1/10 होना चाहिए। दोनों सदनों के कुल सदस्यों का कितना, 1/10 सदस्य कम से कम होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम। ठीक है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए। कोरम या गणपूर्ति जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो है संख्या होनी चाहिए कितना, 1/10, जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्य जो है वो संपादित किया जाता है। यह प्रत्येक सदन के पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है, तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है प्रकाशित करता है वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है, तो ये प्रकाशित करता है आपका वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। डिस्कशन देखते हैं कि भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था के मुख्य घटक जैसे महंगाई दर, बुनियादी ढांचे, कृषि और विदेश मुद्रा भंडार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रुझानों का विस्तार विवरण दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है कि इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण में देश के सामने मौजूद आर्थिक चुनौतियों के बारे में भी बताया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि आपका संसाधन जो वर्षों के उपयोग के समाप्त हो जाता है उसे क्या कहते हैं। तो वैसा संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाता है उसे क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। डिस्कशन है कि संसाधन जो वर्ष के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें अनवीकरणीय कहते हैं, जैसे जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि। जिन संसाधनों को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग या उन्हें बदलना नहीं जा सकता उन्हें हम उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के परीक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो जीवों के जब परिरक्षित जो अवशेष होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो जीवाश्म कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्म क्या होते हैं, तो सामान्यतः जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण इनकी अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो पूरी तरह से जब नहीं हो पाता है तो उदाहरण स्वरूप कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूखकर कठोर हो जाती है तथा उसमें कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाती है। जीव के इस प्रकार के परीक्षित अवशेष ही जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्म कितने पुराने हैं इस बात के आकलन करने के दो घटक हैं, साचेप और फॉसिल डेटिंग। ठीक है। नेक्स्ट कुछ है, अगला पॉइंट है कि जीवाश्म के परत दर परत वर्षों तक अधिक दाब के कारण दब जाने के कारण जो है वो चट्टान बन जाते हैं। चट्टान जीवाश्म युक्त और जीवाश्म रहित दोनों प्रकार की होती हैं। ठीक है, जीवाश्म युक्त और जीवाश्म रहित दोनों प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण करता है, किसके लिए, तो वो करता है आपका एससी के लिए करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना अनुसूचित, ठीक है, नेक्स्ट ये डिस्कशन दिया गया था कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावासों को निर्माण तथा छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के समक्ष बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के साधन में से एक है। ठीक है, और यह जो है यह योजना लड़कियों के लिए 1961 से 66 से चल रही है और इसे लड़कों के लिए जो है 1989 से 90 में लड़कों के लिए शुरू किया गया था तथा 2008 और 2018 में इसको संशोधित भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। तो कौन सी भारतीय कंपनी जो है वो बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है, तो वो है आपका कौन सा, तो वो हो जाएगा आपका बीएसएनएल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीएसएनएल। डिस्कशन देखते हैं कि बीएसएनएल एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। ठीक है, टाटा मोटर्स, रैनबिक्स एवं एशियन पेंट्स जो है ये सभी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम है। बहुराष्ट्रीय होता क्या है, तो बहुराष्ट्रीय निगम ये कंपनियां होती हैं जो स्वयं अपने देश को शामिल करती हैं, लेकिन इसके साथ जो है अपने शाखाएं सहायक कंपनियां आदि के नेटवर्क के माध्यम से अन्य कई देशों में अपना व्यवसाय भी चलाती है। ठीक है, उससे कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वदेश लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार सक्षम में 5वीं जनरेशन की एयर टू एयर कॉम्बैक्ट मिसाइल को जोड़ा है, किससे, तो पाइथन 5 से जोड़ा है। किससे जोड़ा है, तो पाइथन 5 से जोड़ा है। डिस्कशन देखते हैं कि भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है, स्वदेश लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता को 5वीं जनरेशन की पाइथन 5 से एयर टू एयर कॉम्बैक्ट मिसाइल से जोड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने हैं, तो बिहार के अभी लेटेस्ट राज्यपाल तो रामनाथ कोविंद जो थे वो भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे जो 2015 से 2017 तक जो है वो रहे थे और वह भारत के 14वें राष्ट्रपति के पद पर 2017 से 22 तक भी रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नापता झाकड़ी होयडल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नापता झाकड़ी परियोजना, ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नापता झाकड़ी होयडल, ठीक है, हाइडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नापता झाकड़ी परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमगादड़ तथा पक्षी के पंख जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो चमगादड़ तथा पक्षी के जो पंख होते हैं वो समृद्धि होते हैं। कैसे होते हैं, समृद्धि होते हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग डिस्कशन देखते हैं कि चमगादड़ तथा पक्षी के जो पंख होते हैं समृद्धि अंग है। समृद्धि और समरूप एक ही बात है। ठीक है, पक्षी और चमगादड़ के पंख को बारीकी से देखने पर पता लगता है कि चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसकी दीर्घित अंगुली के माध्यम से त्वचा, ठीक है, मध्य की त्वचा से फैलाव से बनता है, परंतु पक्षी के जो पंख है उसकी पूरी अग्र बाहु की त्वचा से फैलने से बनता है, जो, ठीक है, जो पैरों से ढकी रहती है। अतः दो पंखों की अभिकल्प जो है
अभिकल्प उनकी क्या होती है, तो अभिकल्प उनकी संरचना एवं संगठन के बहुत अंतर होता है। वे एक जैसा दिखाई देते हैं क्योंकि उसे उड़ने के लिए उसका उपयोग करते हैं, परंतु सभी की उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं होता है। ठीक है, देखने में एक समान होता है बस उसकी उत्पत्ति समान नहीं होता है। इस कारण से यह समरूप अभिलक्षण बनता है, न कि समजात अभिलक्षण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे आपका व्योम चंद्र बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी शॉर्ट में कहते हैं। डिस्कशन देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योम चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेजी IAS, ठीक है, अंग्रेज ICS अधिकारी ठीक है, एलन ऑक्टोवियन होम इसको शॉर्ट में कहते हैं उनको। ठीक है, द्वारा दिसंबर 1885 में किया गया था। ठीक है, इंडियन कांग्रेस की स्थापना। और इसकी प्रथम बैठक जो था वो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो व्योम चंद्र बनर्जी थे अध्यक्ष। लेकिन पूछेगा कि सचिव कौन थे, तो ये होम थे। सचिव जो थे वो होम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि E20 क्या है? तो अभी जितने भी गाड़ी आ रहा है बाइक उसमें आपको लिखा होगा E20 का मतलब होता है क्या होता है, तो एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल। ठीक है, एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल होता है। ठीक है, देखते हैं हम लोग कि E20 एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल होता है और E20 पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल मिश्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान E20 फ्यूल का भी लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवश्यक तत्व जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है उसको वो क्या है, तो वो आपका नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। नाइट्रोजन तत्व पादप द्वारा कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस या अन्य तत्वों की तुलना में अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और क्या किया जाता है कि नाइट्रोजन पादप को मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन तथा अन्य नाइट्रोजन पदार्थों के संश्लेषण हेतु किया जाता है। वातावरण में 78% जो है वो नाइट्रोजन है, परंतु पादप इसे गैस के रूप में न लेकर नाइट्रेट या नाइट्राइट्स के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो वातावरण में कितने % नाइट्रोजन है? 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। 21 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है, जिसका थीम जो है वो शांति के लिए कार्रवाई, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? ठीक है, तो प्रथम अभिनेता जो थे वो थे शॉन कॉनरी थे। कौन थे? शॉन कॉनरी। डिस्कशन देखते हैं। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता जो थे शॉन कॉनरी थे। शॉन कॉनरी ने डॉक्टर नो ने बड़े पर्दे पर पहले जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। ठीक, 1962 में। उसके बाद ठीक है, इयान फ्लेमिंग द्वारा निर्मित ब्रांड श्रृंखला दुनिया भर में सिनेमाई रोमांचक के लिए स्वर्णक मानक बनी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा अनुच्छेद है, तो वह आपका अनुच्छेद 124 है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में देखते हैं हम लोग। डिस्कशन देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। सर्वोच्च न्यायालय में से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 47 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 124 से 47 तक वर्णित है। इन अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र और शक्तियां का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये सभी जितने जो है 124 से लेकर के 47 तक ये सभी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में ही डिस्कस किया गया है और भाग 5 में। ठीक है, और अध्याय 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि IPL 2023 की विजेता टीम कौन है? ये तो सभी को पता होगा। ठीक है, तो IPL 2023 का जो विजेता टीम है वो है आपका चेन्नई सुपर किंग है। IPL 2023 की विजेता चेन्नई सुपर किंग ने, ठीक है, चेन्नई सुपर किंग ने IPL 2023 के गुजरात टाइटंस को ठीक है 5 विकेटों से हरा करके ये श्रृंखला जो था वो जीत लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है वो दिया गया आपका कि गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा कि गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। ठीक है, ये इंग्लिश में कन्वर्ट करना था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय प्रदर्शित सर्वेक्षण संगठन का उत्तरदायित्व है किसका? तो उसका उत्तरदायित्व जो है वो है आपका विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। डिस्कशन देखते हैं हम लोग।
डिस्कशन है कि भारत के राष्ट्रीय प्रदर्शित सर्वेक्षण संगठन का उत्तरदायित्व विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करना था। एनएसएसओ एक राष्ट्रव्यापी संस्था है। क्या है? तो एनएसएसओ एक राष्ट्रव्यापी संस्था है। इसकी स्थापना हुआ था 1950 में। ध्यान रखिएगा, एनएसएसओ की स्थापना 1950 में हुआ था। देश के आंकड़ों के संबंधी आवश्यकताओं पूरी करने और राष्ट्रीय आय तथा अन्य संबंधी आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए एवं बड़े पैमाने पर सर्वे करने का उद्देश्य से किया गया था इसका स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन था? तो वो था आपका अटॉर्नी जनरल था। कौन था? अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल होता है, जिसको महान्यवादी कहते हैं। और महान्यवादी संविधान के अनुच्छेद 76 में अनुसार महान्यवादी का पद जो है वो प्रदान किया गया है। महान्यवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। यह राष्ट्रपति के पद प्रदान करता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में भारत के महान्यवादी जो है आर वेंकट रमनी है। ठीक है, प्रेजेंट में भी वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NBS-01 एक क्या है? तो NBS-01 जो है क्या है? तो एक सेटेलाइट है, उपग्रह है। NBS-01 एक उपग्रह है। यह उपग्रह इसरो के नेविगेशन सेटेलाइट श्रृंखला के पेलोड के दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में से पहला है। ठीक है, NBS-01 उपग्रह जो है GSLV F12 व्हीकल का उपयोग करके 29 मई 2023 को सफलतापूर्वक जो है वो लॉन्च किया गया था। ठीक है, GSLV का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो GSLV का जो फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित किया गया था? तो संकलित किया गया था आपका यशवंत व्यास के द्वारा जो है वो संकलित किया गया था। बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक है। ठीक है, डिस्कशन देखते हैं हम लोग कि बोस्कियाना गुलजार पर हिंदी पुस्तक यशवंत व्यास के द्वारा संकलित की गई है। यह किताब गुलजार की फिल्मों, कविता, प्रदर्शन, जीवन शैली और नापसंद माध्यम से उनके जीवन को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका मैथ का क्वेश्चन आ गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो नौजवान भारत सभा की जो स्थापना किया गया था वो किया गया था आपका भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, भगत सिंह के द्वारा किया गया था। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा 1926 में पंजाब में किया गया था। यह भी ध्यान रखिएगा, 1926 में कहाँ किया गया था? तो पंजाब में किया गया था। ठीक है, और डिस्कशन देखते हैं हम लोग कि इसके अन्य सहयोगी जो थे संस्थापक, ठीक है, संस्थापक सदस्य छबील दास और यशपाल थे। ठीक है, छबील दास और कौन थे? यशपाल थे। और इसका स्थापना कहाँ होता है? तो पंजाब में। कब? 1926 में। किसके द्वारा? तो भगत सिंह के द्वारा। ये भी ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश दिया गया कि फिलिंग द ब्लैंक्स करेक्ट फ्रॉम द वर्ब ही सक्सेड बिकॉज ही वर्कड हार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका प्रकाशन करता है नीति आयोग के द्वारा प्रकाशन करता है। ठीक है, नीति आयोग का। नीति का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। और इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं डिस्कशन कि भारत में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का प्रकाशन नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। नीति आयोग 17 जुलाई 2023 को तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट जारी किया था। इस रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु जो है वो तमिलनाडु 80.89 अंक के साथ प्रथम स्थान पे और दूसरे पे कौन है? महाराष्ट्र। और ठीक है, तीसरे पे है कर्नाटक। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो ये सभी को पता होना चाहिए। ये होता है क्या? तो तापमान का ऐसे मात्रक केल्विन होता है। ठीक है, तापमान का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है। ठीक है, कुछ पैमाना है मापने वाला, वो देख लेते हैं हम लोग कि सेल्सियस पैमाने पर इसका पैमाना जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक जो होता है वो 0 होता है। केल्विन पैमाना पे जल का क्वथनांक, ठीक है, 373.15 होता है और हिमांक होता है 273.15। ठीक है, उसके बाद है आपका फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट का जो पैमाना होता है उसका क्वथनांक बिंदु होता है 212 फ़ारेनहाइट और हिमांक बिंदु होता है 32 फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब है रोमन पैमाना। तो रोमन पैमाना जो होता है इसका क्वथनांक बिंदु होता है 80 रोमन और ये जो हिमांक बिंदु होता है, जमने की जो बिंदु होती है वो होता है 0 रोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पे? तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपका कहाँ पे? मणिपुर में स्थित है। एकमात्र, ठीक है, दुनिया का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो है ये मणिपुर में केबुल लामजाओ है। ठीक है, डिस्कशन देखते हैं हम लोग। डिस्कशन है कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और इस तैरते हुए द्वीप इस पर तैरते हुए द्वीप भी पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में फूमदी कहते हैं। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा, स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? फूमदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है किससे? तो प्रेरित विद्युत धारा की जो दिशा दिया जाता है वो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम से दिया जाता है। यहाँ पे इमेज दिया गया उसके हम लोग देख लेते हैं कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग दाएं हस्त नियम से प्रतिपादित किया जाता है। अब दाएं हाथ से आप देख सकते हैं ऐसे करके, और ये जो है, ठीक है, अंगूठा जो दिखाता है चालक की गति, ठीक है, ये अंगुली दिखाता है चुंबकीय क्षेत्र और ये दिखाता है चालक की प्रेरित विद्युत धारा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन दिया गया है,
वो है कि भारत में मनरेगा लागू कब हुआ था। तो भारत में जो मनरेगा लागू हुआ था वो हुआ था आपका 2006 में लागू हुआ था, ठीक है, 2006 में। डिस्कशन देखते हैं हम लोग कि भारत में मनरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के, ठीक है, वंदापल्ली जिले से हुआ था। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश के वंदापल्ली जिले से हुआ था। वंदापल्ली जिले के अनंतपुर गांव से हुआ था और पूर्व में इसका नाम जो है वो नरेगा था। कब था? इसका पूरा नाम, पहले का नाम जो था नरेगा था, जो 2 अक्टूबर 2009 को बदलकर मनरेगा कर दिया गया था, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा कि नरेगा से मनरेगा कब कर दिया गया था? तो 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है, मनरेगा कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एवरीवन कॉल्स हिम, ठीक है, पीस मेकर, चेंज इनटू अ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? ही इज कॉल्ड अ पेस मेकर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, वो है कि आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्थोमोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? तो खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है कौन सी विशेषता? तो ये खत्म नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में है? तो कोरापुट जो खाने हैं वो भारत के उड़ीसा राज्य में है और कोरापुट खाने भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह उड़ीसा में स्थित पंचपतमाली पहाड़ी पर बॉक्साइट के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। पंचपतमाली पहाड़ी पर जो है जो किसी लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और उड़ीसा के अन्य खनिज है क्योंझर, सुंदरगढ़ और कालाहांडी जो है, ये सभी जो है वो खान जो है वो कहाँ है? तो उड़ीसा में है, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु जो हुआ था कब हुआ था? तो औरंगजेब का मृत्यु हुआ था 1707 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिस्कशन देखते हैं हम लोग। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुआ था। 3 मार्च 1707 को प्रातःकाल की नमाज संपन्न करने के बाद अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। उसके शव को दौलताबाद स्थित खुलदाबाद नामक स्थान पर ले जाया गया और जहां प्रसिद्ध सूफी शेख बुरहानुद्दीन, ठीक है, बुरहानुद्दीन के मकबरे के चहार दीवारे के अंदर जो है उसे दफनाया गया था, ठीक है। तो औरंगजेब का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो औरंगजेब का जन्म हुआ था 1618 ईस्वी में और मर गया कब? 1707 ईस्वी में जो है वो मर गया था। उज्जैन के निकट दोहई नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ में से जन्म हुआ था, ठीक है, औरंगजेब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मूल्य में से सरकार फसलों को समर्थन कौन से मूल्य की घोषणा करती है? तो वो करती है आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, आप जानते होंगे एमएसपी जो है वो ये जो है मूल्य घोषित करता है, भारत सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है, ठीक है। डिस्कशन देखते हैं हम लोग। सरकार फसलों के समर्थन में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है को कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर वर्ष में 2 बार तय किया जाता है। यह किसानों को उनके उत्पादक के लिए गारंटीकृत मूल्य और निश्चित बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक क्या है? तो एक जो है सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जल के अणुओं के अर्धपरागमय झिल्ली द्वारा गति कहलाती है, क्या कहलाती है? तो जल के अणुओं के द्वारा अर्धपरागमय झिल्ली जो गति करता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं परासरण, ठीक है। डिस्कशन देखते हैं कि जल के अणुओं के अर्धपरागमय झिल्ली द्वारा गति परासरण कहलाती है। परासरण जो होता है जिसको ऑस्मोसिस कहते हैं, परासरण की क्रिया जल में अणु के अर्धपरागमय झिल्ली के द्वारा जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में जल से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जो है वो गमन करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? परासरण की प्रक्रिया बिना अर्धपरागमय झिल्ली के संभव नहीं है। परासरण के उदाहरण जो है वो परासरण के द्वारा पौधे के अपने मूल रोम से भूमि से जल अवशोषित करते हैं। परासरण के द्वारा पौधे की कोशिका में जल का संचलन परासरण के द्वारा ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति शुद्धोष्ण स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु स्नाप बाका नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द के अर्थ क्या होता है? इसका शब्द का अर्थ हो जाता है तनिक भी चतुराई, ठीक है, तनिक भी चतुराई, ठीक है। अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु स्नाप बाकी नहीं, ये पंक्ति में जो है उसका अर्थ होता है, ठीक है। तो नेकु स्नात का अर्थ होता है, नेकु मतलब होता है तनिक, थोड़ा या कम या अल्प होता है, और स्नात मतलब होता है चतुराई, ठीक है। ये होता है आपका अति शुद्धो स्नेह मार्ग जहाँ नेक स्नाप बाकी नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द जो है नेकु स्नाप, जो इसका अर्थ क्या होता है? तो नेकु मतलब होता है तनिक, थोड़ा या कम या अल्प होता है, और स्नाप मतलब होता है चतुराई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। दे लेफ्ट ईयरली दे वुड हैव रीच्ड बाई नाउ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका हैड हो जाएगा, हैड दे लेफ्ट ईयरली दे वुड हैव, ठीक है, रीच्ड बाई नाउ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 1-2 इंग्लिश भी पूछ लिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोइलवर पुल जो है वो स्थित है कहाँ। तो कोइलवर पुल जो है कौन सी नदी पे है, तो वो है आपका सोन नदी पे स्थित है कोइलवर पुल। कोइलवर पुल सोन नदी पे स्थित है। इस पुल को आधिकारिक नाम अब्दुल बारी पुल भी है, ठीक है। क्या नाम है, तो अब्दुल बारी पुल है, ठीक है। अब्दुल बारी पुल भी कहते हैं इसको, जिसकी स्थापना 1856 में हुआ था तथा परिचालन 1862 में शुरू हो गया था, ठीक है। और यह जो है पटना तथा भोजपुर के बीच सड़क सह रेल मार्ग, जिसकी लंबाई जो है वो कितना, तो 1440 मीटर है, ठीक। जो किसको किसको जोड़ता है, पटना और भोजपुर को जोड़ता है, जिसका लंबाई 1440 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन है कि आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान कौन है। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का जो कप्तान है वो फाफ डू प्लेसी है, फाफ डू प्लेसी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। डिस्कशन देखते हैं कि आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान फाफ डू प्लेसिस था। 12 मार्च 2022 को पूर्व आरबीसी कप्तान विराट कोहली ने घोषणा की कि वह फाफ डू प्लेसी को ठीक है कमान सौंपेंगे, जो आरबीसी के नए कप्तान होंगे, ठीक है। जो आरबीसी के क्या होंगे, नए कप्तान होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 का थीम क्या था। तो 2023 का जो थीम था वो था आपका फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैंक बायोडाइवर्सिटी था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट जो है, ठीक है, वो देख लेते हैं डिस्कशन कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 का थीम फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड, ठीक है, बिल्ड बैंक बायोडाइवर्सिटी, समझौता की कार्रवाई तथा जैव विविधता के पुनर्निर्माण था। 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पृथ्वी पर जीव को बचाए रखने के लिए, जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह जो है वो डे मनाया जाता है। और जैव विविधता दिवस 2022 का जो थीम था वो सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये 100 नंबर क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किए थे। तो आरंभ किए थे कहाँ से, सारनाथ से आरंभ किए थे। गौतम बुद्ध जो थे वो धर्म चक्र परिवर्तन जो है वो सारनाथ से आरंभ किए थे। डिस्कशन देखते हैं हम लोग। डिस्कशन है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ से आरंभ किया था। माता बुद्ध उर्वेला, ठीक, वर्तमान में बोध गया कहते हैं जिसको, से सारनाथ आए। यहाँ 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिए, जिससे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया, ठीक है। तो इस तरह जो है हम लोग, ठीक है, पहला जो है वो सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, जुम्मा से दरोगा का था, ठीक है। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।